हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। मैं नीतीश झा आप सभी को पुनः बीपीएससी दर्शन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नंदवंश देखे थे, जिसमें नंदवंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसके हेल्प से? तो गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर दिए और मौर्य वंश की स्थापना किए। तो आज हम उसी मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मौर्य वंशीय शासन। मित्रों, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका समयकाल था 320 से 298 ईसा पूर्व। ठीक है मित्रों, अब हम जानते हैं मौर्य वंश के शासन का हमें कहाँ से स्रोत मिलती है, कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। तो मित्रों, मौर्य वंश के शासन की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जैन ग्रंथ एवं बौद्ध साहित्य, पुराण एवं विदेशी लेखकों द्वारा मौर्य वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य के जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने सैंड्रोकोट्स कहा था, तो वहीं प्लूटार्क एवं एरियन ने इनको एंड्रोकोट्स कहा था। मित्रों, यहाँ से एक क्वेश्चन बन रही है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स किसने कहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने कहा था, तो वहीं एंड्रोकोट्स कौन कहे थे? तो प्लूटार्क एवं एरियन ने। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री सेल्यूसिया के साथ हुआ था। ठीक है, जिसके पश्चात सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को उनके दरबार में भेजा था। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाता है, जो कि सेल्यूकस निकेटर ने अपने पुत्री के विवाह किसके साथ किया था। तो मित्रों, सेल्यूकस निकेटर ने अपने पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। उनका नाम क्या था? तो सेल्यूसिया, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम सेल्यूसिया था। ठीक है, विवाह के पश्चात सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा, जो कि सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो भेजा गया था राजदूत, उसका नाम क्या था। तो मित्रों, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मेगास्थनीज। मित्रों, आपने जरूर पढ़ा होगा मेगास्थनीज का सबसे प्रसिद्ध बुक इंडिका। क्या पढ़ा था? इंडिका। जिस इंडिका किताब में उन्होंने क्या वर्णन किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जब हम लोग मेगास्थनीज का किताब इंडिका को अध्ययन करते हैं, तो हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है मित्रों, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त के बारे में वर्णन किया है। मित्रों, अब आगे देखिए, जीवन का जब अंतिम समय था, तो चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ सरवन बेलगोला चले गए और वहीं सल्लेखना से अपना प्राण त्याग दिए। देखिए मित्रों, जब चंद्रगुप्त मौर्य जब वृद्धावस्था के हो गए, तो वो अपने पुत्र बिंदुसार को उन्होंने सत्ता को सौंप दिया और वो जैन धर्म के मुनि भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए? तो सरवन बेलगोला कहाँ पे है? तो कर्नाटका में है, जहाँ जा कर के उन्होंने सल्लेखना विधि, यानी उसको हम लोग उपवास कहते हैं, यानी वो उपवास रह करके अपने शरीर को त्याग दिए। ठीक है, यानी मृत्यु को प्राप्त किए। सल्लेखना विधि, आपको क्वेश्चन आ जाएगा, जो सल्लेखना विधि के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो सल्लेखना विधि जैन धर्म से संबंधित है। कैसे? जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म में उपवास कहते हैं ना, तो वैसे सल्लेखना विधि होता है। ठीक है, यानी उपवास करके अपना प्राण को त्याग देना, यानी कुछ खाना पीना नहीं। ठीक है, वो विधि से ये चंद्रगुप्त मौर्य अपने शरीर का त्याग दिए थे। तो यहाँ से एक फैक्ट आपको पता चल ही गया होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य
किस धर्म को मानने वाले थे? तो वो जैन धर्म को मानने वाले थे। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाले थे। उन्हीं के समय काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में प्रथम जैन संगीति हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जिसकी अध्यक्षता किए थे आपका अस्तुलभद्र ने। मित्रों, जब हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया था 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। पहला जैन संगीतिया पाटलिपुत्र में, तो वहीं दूसरी जैन संगीतियाँ आपका गुजरात के वल्लभी में हुआ था। पहला जैन संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो यही चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अस्तुलभद्र ने किया था। ठीक है मित्रों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार का समयकाल क्या था? तो मित्रों, बिंदुसार का समयकाल था 298 से 272 ईसा पूर्व। ठीक है, बिंदुसार को अन्य नाम से भी जानते हैं, भद्रसेन, सिंहसेन, अमित्रघात इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है। बिंदुसार का अन्य नाम क्या है? फिर से सुनिए, भद्रसेन, सिंहसेन एवं अमित्रघात। ठीक है, इस नामों से भी बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के क्या थे? अनुयायी थे। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य किस संप्रदाय को मानने वाले थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जैन संप्रदाय को मानने वाले। तो उनका पुत्र बिंदुसार होता है। बिंदुसार किस धर्म के मानने वाले थे? तो वे आजीवक संप्रदाय के फॉलोअर थे। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़िए। इसके शासनकाल में यूनानी दूत डिमोक्लस उनके दरबार में आए थे। कौन आया था? तो बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत आया था। कौन? तो डिमोक्लस। ठीक है, चलिए मित्रों, अब हम देखते हैं अशोक के बारे में। अशोक, जो कि अशोका द ग्रेट भी बोला जाता है। ठीक है मित्रों, इनका समयकाल क्या था? तो इनका समयकाल था 272 से 232 ईसा पूर्व। ठीक है मित्रों, बौद्ध साहित्य दीपवंश अशोक के बौद्ध धर्म को संरक्षण और प्रश्रय दिया एवं उनके शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है मित्रों, जैसा कि हमने बताया था, आपको कल भी बताए थे, प्लस बौद्ध जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे बताए थे कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। कौन कौन? तो पहला हुआ था, हमने आपको ट्रिक भी बताए थे, फिर से चलिए एक बार याद दिला देते हैं आपको हम, जिससे कि बार बार आप देखेंगे एक ही चीज़ को तो आपको याद हो जाएगा। हमने बताया था ना पहले आपको ट्रिक, अका अक। ठीक है, अका अक। देखिए तीसरा बोला है ना, तीसरा बौद्ध संगीति, तो तीसरा बौद्ध संगीति इससे आ जाएगा। पहला था अजात शत्रु, अजात शत्रु। दूसरा क्या था? कालाशोक। ठीक है मित्रों, कालाशोक। तीसरा क्या हो गया? अशोक। तो यहाँ पे बोला ना तीसरा बौद्ध संगीति, तो तीसरा में अशोक आ गए। और चौथा क्या हमारा हो गया? तो कनिष्क। ठीक है मित्रों, हमने कहा जो कि पाटलिपुत्र में, तो चलिए स्थान भी हम देख लेते हैं। हम क्या बोले थे? रावा पाक। बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। रा से राजगृह था, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, इसी की चर्चा हो रही है मित्रों, एवं कौ से कुंडलवन कश्मीर, कुंडल वन। ठीक है, यानी पता चल गया ना अशोक। ठीक है, तीसरे नंबर के हैं। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। यानी अशोक के समय काल में ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। टाइम पीरियड क्या था? तो पहला का था 483 BC, सेकेंड का 383 BC, थर्ड का अप्रॉक्स 250 BC और फोर्थ का 72 AD। ठीक है ना, हमने समयकाल भी क्या बताया था आपको, वो भी याद होना चाहिए था। पहला था आपका, पहला क्या था? 483 BC, उसके बाद 383 BC, उसके बाद 250 BC, उसके बाद 72 AD।
यही बताए थे ना मित्रों, 4 हो गया। तो तीसरा है 250 BC अशोक के समय काल में। उसके बाद हमने अध्यक्षता बताया था, वो भी आपको बताया था, ठीक है। तो मित्रों चलिए देख लीजिएगा। तो हम लोग क्या देखें, इनके समय काल में तीसरा बौद्ध संगीति हुई थी मास्की और गुर्जरा अभिलेखों से, और उसका नाम अशोक एवं पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है, ठीक है। अभिलेखों में उनसे देवा नामपी एवं देवा नामपियदसी की उपाधियों से विभूषित किया गया है। देखिए मित्रों, मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख में अशोक को जो है अशोक नाम से जाना गया है, तो वहीं पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से जानकारी मिलती है, एवं अभिलेखों में उन्हें देवा नामपीय एवं देवा नामपियदसी की उपाधि दिया गया है, ठीक है मित्रों। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। मित्रों आपको यहाँ प्रश्न आ सकता है, अशोक के स्तंभ लेखों की कुल संख्या कितनी है? तो अशोक के स्तंभ लेखों की कुल संख्या 7 है, ठीक है। कौन कौन सा है? दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, ये जो है ये महत्वपूर्ण है उन 7 में से, ठीक है। लघु स्तंभ लेखों से सांची, कौशाम्बी, सारनाथ और रुमिंदेई की जानकारी प्राप्त होती है। तो वहीं बराबर की पहाड़ी से जो है अशोक के गुहा लेख का विवरण मिलता है, ठीक है मित्रों। लघु स्तंभ लेख जो जैसे सांची हो गया, कौशाम्बी हो गया, सारनाथ और रुमिंदेई से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो वहीं बराबर की पहाड़ी कहाँ पे है ये? तो बिहार के गिरिवज यानी राजागिरी में है, जहाँ से हमें अशोक के गुहा लेख के बारे में विवरण मिलता है। अशोक के परवर्ती अभिलेखों में रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें क्या होता है? मौर्यकालीन सिंचाई व्यवस्था होने का भी पता चलता है। देखिए मित्रों, ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पे है ये? तो गुजरात में। यहाँ से हमें क्या प्राप्त होती है? तो मौर्यकालीन सिंचाई व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है अशोक के समय काल की। अशोक के 7 स्तंभ लेखों में से लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ एवं रामपुरवा बिहार के चंपारण जिला में स्थित है। देखिए मित्रों, लौरिया अशोक का जो 7 स्तंभ लेख है ना, उसमें से 3 जो है सो बिहार में है। कौन कौन सा? तो लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ एवं आपका रामपुरवा। कहाँ पे है ये? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है मित्रों। तो ये हमारा था मुख्य आपका था मौर्य वंश से। जब हम लोग एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे तो हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे, लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल, तो हमारे लिए यही महत्वपूर्ण था, ठीक है मित्रों। उसके बाद इनका पुत्र होता दशरथ, वो सब उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, इसलिए हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में उसको कवर करेंगे। अब हम लोग आते हैं शुंग वंश। कौन सा? तो शुंग वंश, ठीक है। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग थे, उनका समय काल है 184 ईसा पूर्व, ठीक है। मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मगध का शासक बना, ठीक है मित्रों। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या करके उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने एक नया वंश की स्थापना की, जिसका नाम शुंग वंश दिया, ठीक है। तो यानी आ जाएगा आपको क्वेश्चन, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। और इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है, पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य वंशीय शासक की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग ने आपका मौर्य वंश के अंतिम शासक किसका? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र के शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ हुआ था एवं प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि, योगाचार्य पतंजलि उनके शासन काल के हैं। मित्रों यहाँ से एक इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस बन जा रहा है, यानी पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ हुए थे एवं प्रसिद्ध आपके व्याकरणाचार्य पाणिनि जो है सो उनके राज दरबार में रहते थे। सिर्फ वही नहीं, उनके अलावा योगाचार्य
पतंजलि भी उनके शासन काल के ही माने जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसको ध्यान दीजिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, कण्व वंश। कौन? कण्व वंश। वासुदेव कण्व ने देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना किया। यानी आपको क्वेश्चन आ जाएगा, कण्व वंश की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो कण्व वंश की स्थापना वासुदेव कण्व के द्वारा किया गया था। एक और क्वेश्चन आ सकता है, वासुदेव कण्व ने किसकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी? तो वासुदेव कण्व ने आपका देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो सुशर्मा। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप लोग 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स पे लग जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। मित्रों, हम भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ करवाएंगे, जिससे इस बार 70वीं बीपीएससी में आपका आसानी से सिलेक्शन हो पाए, निकल जाए। लगभग 1700 सीट आना कन्फर्म है। वैकेंसियाँ 1 से 2 दिन में आ जाएगी। तो मित्रों, हमारे साथ लगातार बने रहें और मिशन 17 बीपीएससी प्रीलिम्स को हम साथ में मिलकर के क्लियर करवाएंगे और आप करेंगे। ठीक है, जय हिंद मित्रों।